everyone. So in the last lecture we had seen with two factors of production, which were they? Land and labor. आज उसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हम तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें पहले हम शुरुआत करेंगे कैपिटल से. ठीक है, ऑन योर स्क्रीन कैपिटल. सो इन जनरल टर्म्स कैपिटल का क्या मतलब होता है? पैसा, that is cash. Then you may say goods, then you may say assets which are introduced in the business by the owner is known as capital. लेकिन ये डेफिनेशन है ना, अकाउंट्स में ज्यादा रेलेवेंट है, या ये अकाउंट्स का डेफिनेशन है ऐसा बोल सकते हैं. इकोनॉमिक्स में हर चीज को हम एक अलग नजरिए से देखते हैं, ये तो आपको मालूम ही है. So what is capital in economics? Let us see that. All man-made goods which help in production of goods or generation of services are known as capital. ये आपकी स्क्रीन पे आ चुका है. ओके, सबसे पहले ये कौन से गुड्स हैं? मैन-मेड गुड्स हैं. लैंड क्या था? गिफ्ट ऑफ नेचर. जबकि कैपिटल क्या है? मैन मेड है, मतलब ह्यूमन बींग्स ने कैपिटल गुड्स को बनाया है. लेकिन खाली मैन मेड गुड्स, सारे मैन मेड गुड्स कैपिटल नहीं बनेंगे, क्योंकि आगे देखो लिखा हुआ है दोज गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स. मतलब ऐसे मैन मेड गुड्स जो आगे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में काम आते हो. ठीक है, और जनरेशन ऑफ सर्विसेज, या हमें कोई सर्विस जनरेट करने के लिए काम में आते हो, ऐसे ही गुड्स को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे. सो वी विल रीड इट वंस अगेन. ऑल मैन मेड गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और जनरेशन ऑफ सर्विसेज. क्योंकि गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं, गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, सर्विस जनरेट होती है, सर्विस प्रोवाइड होती है. ये दोनों काम करने के लिए जो भी मैनमेड गुड्स हमें काम में आएंगे, उन गुड्स को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे. ठीक है, इन इकोनॉमिक्स. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. इट इज अ प्रोड्यूस्ड और अ मैनमेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इस पे वापस जोर देना, मैनमेड है, हमने कैपिटल को बनाया है, कैपिटल ने हमको नहीं बनाया. इंसान ने पैसा बनाया, पैसे ने इंसान को नहीं बनाया. ठीक है, इंसान ने मशीन को बनाया, मशीन ने इंसान को नहीं बनाया है. ठीक है, सो वी आर द क्रिएटर ऑफ दिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद अ फ्यू एग्जांपल्स ऑन योर स्क्रीन. किसी लॉयर के लिए बुक्स क्या है? लॉ की जो किताबें हैं उसके लिए ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और वो अपना पूरा लाइब्रेरी पीछे बना के रखते हैं. लॉयर देख लो, टीचर्स देख लो, समझ में आ गया? ये हमारी बुक्स हमारे लिए क्या है? कैपिटल है. क्यों? क्योंकि ये हमें हेल्प करती हैं टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज. ओके, क्या ये बुक्स मैनमेड है? यस. क्या ये हमारी मदद करते हैं इन जनरेशन ऑफ सर्विसेज? यस. तो वो कैपिटल में गिनाया जाएगा. ठीक है, चलिए फिर आगे. कोई भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके पास ऐसी मशीन्स हैं जो दूसरी कार को मैन्युफैक्चर करती हैं. सो दीज मशीन्स आर दे मैनमेड? यस. And are they helpful in production of further goods, that is car? Yes. तो ये मशीन जो है ऑरेंज कलर की है ना, 3-4 मशीन आपको दिख रही है, वो सब क्या है? कैपिटल है. फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके आप देख लो, ऐसी जेसीबी मशीन्स देखने को मिलेंगी, और ये चाहे बुलडोजर हो, ठीक है, या फिर कोई खोदने का काम करती हो मशीन, कोई ब्लॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह उठा के प्लेस करने में काम आती हो, ऐसी सारी मशीन्स जो कंस्ट्रक्शन में काम आती है, वो भी उस बिल्डर के लिए क्या है? कैपिटल है. ठीक है, फिर आप किसी डेंटिस्ट के पास गए हैं कभी अपने दांत साफ करवाने के लिए, दांत तुड़वाने के लिए, दांत को वापस शेप में लाने के लिए. ठीक है, बहुत पर्पसेस होते हैं टू गो टू अ डेंटिस्ट, और वहां पे आपने ऐसी मशीन देखी होगी जिसमें पेशेंट को लेटा देते हैं, उसके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे दांत की सफाई होती है, दांत की कुटाई भी होती है, उसको खोद कर साफ करते हैं, प्लेट भी लगाते हैं. सो दिस एंटायर सेट ऑफ मशीन इज अगेन व्हाट? कैपिटल. फॉर whom? फॉर डेंटिस्ट.
क्योंकि ये मशीन के बगैर वो सर्विस दे नहीं पाएंगे, ठीक है। फिर आपने देखा होगा स्कूल में बेंचेस होती है, तो स्कूल वालों के लिए बेंचेस भी क्या है, कैपिटल, क्योंकि इट हेल्प्स इन गिविंग दैट पर्टिकुलर सर्विस इन अ बेटर वे। बेंचेस नहीं होंगी तो भी सर्विसेज दे सकती है स्कूल आपको नीचे बिठा के, लेकिन उस केस में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा। अब हम पहले के जमाने के तो रहे नहीं कि एक बहुत बड़ा पेड़ था, उसके नीचे टीचर आ गए, गुरु आ गए और सब लोग आगे पीछे अरेंज हो गए और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। नाउ वी डिमांड अ कंफर्टेबल एनवायरमेंट and so the school authorities have to buy these benches. So it is a man-made good, yes. And is it helpful in giving them further services? Yes. So ये भी किस में गिनाया जाएगा, कैपिटल में गिनाया जाएगा। फिर किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर के लिए ये प्रोफेशनल कैमरा क्या होगा, कैपिटल होगा, क्योंकि प्रोफेशनल फोटोग्राफर इज प्रोवाइडिंग विथ सर्विस फोटोग्राफी कैमरे के बगैर पॉसिबल नहीं है ना। सो ये कैमरा भी उसके लिए क्या गिनाया जाएगा, कैपिटल गिनाया जाएगा। फिर इफ यू टॉक अबाउट कोई पेंटर है तो उसके लिए पेंटिंग किट जो है वो कैपिटल है। पेंटिंग इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होंगे, कैनवास नहीं होगा, ब्रश नहीं होगा, तो वो पेंटिंग नहीं कर पाएगा, अपनी सर्विस नहीं दे पाएगा। फिर कोई म्यूजिशियन है तो उसके लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी क्या है, कैपिटल है, क्योंकि उसके बगैर वो अपना म्यूजिशियन का सर्विस दे नहीं पाएगा। अगर मान लो कोई कारपेंटर है तो उसके लिए कारपेंटर किट भी क्या है, कैपिटल है, क्योंकि इसके बगैर कारपेंटरी का काम नहीं होगा। सो ऑल दीज मैन-मेड गुड्स which are used for further production of goods or generation of any service is known as what, capital। ठीक है, आप भूल नहीं जाओ, इसीलिए नोट्स में एग्जांपल्स लिख लेना, ठीक है, अंडरस्टूड। एग्जांपल्स वही हैं जो यहाँ पिक्चर में अभी मैंने समझाए, थोड़े कम यहाँ पे लिखे हैं क्योंकि आपको इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपिटल एंड वेल्थ। अब कैपिटल पढ़ने के बाद एक कंफ्यूजन आ सकता है कि सर कैपिटल आपने समझाया ओके, लेकिन ये वेल्थ के साथ काफी मैच करता है, तो क्या वेल्थ और कैपिटल दोनों सेम है? द आंसर इज नो, दे आर एब्सोल्युटली डिफरेंट। लेकिन क्या डिफरेंस है इसको हम कंसेप्चुअली समझेंगे, ठीक है। चलिए, ऑल अवर वेल्थ इज कैपिटल। एक क्वेश्चन आएगा कि क्या हमारे पास जो भी वेल्थ है क्या वो कैपिटल है? द आंसर इज नो, ठीक है। क्यों? लेट अस अंडरस्टैंड। वेल्थ मीन्स ऑल गुड्स विच possess कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ, है ना। वेल्थ क्या होता है? स्टूपिड, जो स्केर्स है, ट्रांजैक्शनल कैपेबिलिटी है, यूजफुलनेस है, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस है और ड्यूरेबल भी है। ये 5 क्वालिटीज जिसमें भी होंगी वो वेल्थ है, ठीक है। बट इट इज नॉट नेसेसरी, ध्यान से पढ़ो, it is not necessary that those goods are used for further production। मतलब जो भी गुड्स में ये 5 क्वालिटी है, जरूरी है कि मैं हर वो गुड्स का फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करूंगा ही जिनमें ये 5 क्वालिटी है। आंसर इज नो। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने कार खरीदी आपकी फैमिली आउटिंग के लिए, आपके पर्सनल यूज के लिए, तो क्या आपकी कार आपकी वेल्थ है? यस, क्योंकि उसमें सारी क्वालिटीज ऑफ वेल्थ है। बट इज दिस कार यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू समबडी एल्स? द आंसर इज नो। सो योर ओन्ड कार इज नॉट कैपिटल बट इट इज वेल्थ। लेकिन अगर यही कार आप टैक्सी के फॉर्म में यूज करेंगे, कोई टैक्सी ड्राइवर है, कोई ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है, उसके लिए ये कार उसकी वेल्थ भी है और उसका कैपिटल भी है, बिकॉज ही इज यूजिंग दिस कार फॉर प्रोवाइडिंग फर्दर सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू समबडी एल्स। समझ में आ गया? एक और एग्जांपल से समझेंगे। एसी आपने खरीदा आपके घर के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, ये आपका वेल्थ है? यस, वेल्थ तो है। क्या ये कैपिटल है? नो, इट इज मेंट फॉर कंजम्पशन पर्पस, ओके। लेकिन वही एसी अगर ऑफिस में यूज होता है, सो यू आर रिक्वायरिंग दिस एसी सो दैट यू कैन प्रोवाइड सर्विसेज टू योर कस्टमर इन अ बेटर वे, बिकॉज आपके एम्प्लॉयज इस एसी को यूज कर रहे हैं और यही एम्प्लॉयज आगे कोई कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। ये काम चाहे अकाउंटिंग का हो सकता है, तो वो अकाउंटेंट
अपनी अच्छी सर्विस कब दे पाएगा? जब वो एसी में बैठा होगा, तो ट्रांजैक्शंस में कोई गलतियां नहीं होंगी। कोई कम्युनिकेशन कर रहा है, कोई कॉल सेंटर है, वहां पर उन्होंने एसी इंस्टॉल किया है, तो जितने भी टेलीकॉलर्स हैं, दे फील मोर कंफर्टेबल टॉकिंग टू देयर कस्टमर व्हेन दे आर सिटिंग इन एसी। गर्मी नहीं होगी। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, एसी यूज्ड इन बिजनेस is capital also and wealth also, but AC used for domestic purpose is only wealth of that family, it is not capital. ठीक है? So all our wealth is capital? The answer is no. हर wealth capital हो जरूरी नहीं है। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन भी आएगा आपके दिमाग में, सर all our capital is wealth? क्या हमारा सारा कैपिटल जो है वो हमारी वेल्थ है? अगेन द आंसर इज नो, है ना। 99% केस में यस ही आएगा, बट 1% ऐसे केसेस हैं जहां पर कोई चीज आपका कैपिटल तो है लेकिन वो आपका वेल्थ नहीं है। क्यों, कैसे? लेट अस सी दैट। कैपिटल मींस ऑल गुड्स विच आर मैन मेड एंड यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, but it is not necessary that these goods possess all characteristics of wealth. ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई गुड कैपिटल तो है, मैनमेड है गुड्स, यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, लेकिन उसमें वेल्थ की एक दो क्वालिटी मिसिंग है। ऐसा हो सकता है ना। लेट अस सी कौन से केस में हो सकता है। एमडीएच चना मसाला, क्या ये रेस्टोरेंट ओनर के लिए कैपिटल है? यस, क्योंकि यही मसाला यूज करके वो डिश बनाता है, छोले भटूरे बनाता है। समझ में आ गया? ही इज यूजिंग इट फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ छोले इन सर्विंग द कस्टमर व्हाट? छोले भटूरे, है ना, या छोले कुलचा, जो भी कस्टमर को चाहिए। सो ये मसाला यूज हो रहा है फॉर प्रोडक्शन ऑफ फर्दर गुड्स, कैपिटल है। लेकिन क्या ये उस रेस्टोरेंट ओनर की वेल्थ है? क्या ये ड्यूरेबल है? एक बार ही इस्तेमाल हो पाएगा, एक बार इस्तेमाल करने के बाद ये अपना फॉर्म छोड़ देगा। सो उसमें ड्यूरेबिलिटी वाली क्वालिटी नहीं है। सो मसाला इज नॉट योर वेल्थ, बट इट इज कैपिटल इफ यूज्ड बाय द रेस्टोरेंट ओनर। अब यही गुड्स आप अपने घर में भी इस्तेमाल करेंगे, तो ना ही ये कैपिटल है, ना ही ये आपका वेल्थ है। इट इज जस्ट अ कंज्यूमर प्रोडक्ट मेंट फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर नीड्स। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये जितनी भी टेप्स हैं, पैकिंग मटेरियल हैं, है ना, बॉक्सेस हैं, वो सारी चीज पैकिंग मटेरियल है। तो क्या ये कैपिटल है? यस। क्या ये मैनमेड गुड्स हैं? यस। इज इट यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज? यस। पैकिंग इज अ सर्विस, उसके बगैर आप डिलीवरी नहीं कर पाओगे। सो ये कैपिटल गुड्स हैं। लेकिन क्या ये आपकी वेल्थ है? आप कभी गिनोगे इसको? क्योंकि ये मटेरियल एक बार यूज हो गया, फिर बार बार यूज नहीं हो पाता। सो इट डज नॉट हैव क्वालिटी ऑफ ड्यूरेबिलिटी। तो ये आपकी वेल्थ नहीं है, लेकिन ये आपका कैपिटल जरूर है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई बॉडी बिल्डर है, जो ये परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स कंज्यूम करके अपना प्रोफेशन एक अलग लेवल पे लेके जाता है। क्या है ये? परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, जिससे कोई रनर है, उसके मसल्स इतने मस्कुलर हो जाएंगे कि वो और फास्ट भाग पाएंगे। सो ये एक अच्छी सर्विस दे पाए, अपने प्रोफेशन को आगे लेके गए। कोई बॉडी बिल्डर है जो ये चीजें कंज्यूम करके अपने मसल को 5 गुना 10 गुना बढ़ा सकता है। सो दे ऑल आर वर्किंग इन अ पर्टिकुलर प्रोफेशन, दे आर परफॉर्मिंग फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग सर्विस टू अदर्स। कोई डांसर है, कोई सिंगर है, ठीक है, जो अपना परफॉर्मेंस एनहेंस करना चाहते हैं इन ड्रग्स को कंज्यूम करके, और परफॉर्मेंस एनहेंस हुआ तो पब्लिक को बेटर सर्विस मिली। जनरेशन ऑफ सर्विस के लिए काम में आया। ये कैपिटल है, मैनमेड गुड्स है, यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज, यूज फॉर फर्दर जनरेशन ऑफ सर्विसेज। यस। लेकिन क्या ये आपका वेल्थ है? नहीं। एक बार कंज्यूम कर लिया फिर खत्म। इट इज अगेन नॉट ड्यूरेबल। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, इट इज नॉट
योर वेल्थ बट इट इज योर कैपिटल. ओके, समझ में आ गया? ना ही सारे गुड्स जो वेल्थ है वो कैपिटल बनेंगे, ना ही सारे गुड्स जो कैपिटल है वो वेल्थ बनेंगे. बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट कंसेप्ट्स. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. So next point is characteristics of capital. Let us see that. पहला, it is a man-made factor of production. तो ये हम तीसरी बार इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं कि it should be man-made. It is made by human beings. हमने कैपिटल को बनाया. Okay? So human beings are putting efforts in making those goods which can make more goods. सुनना ध्यान से. Human beings are making efforts in making those goods which can further make goods. Okay, so those goods which are used for further manufacturing, further generation of service is again made by whom? Us humans only. आयरन मैन अपने उस पूरे जैकेट को रेडी कर रहा होता है. वो जैकेट बनाया ही किसने होता है? पूरा जो सेट है उसका जो पहन के वो आयरन मैन बनता है वो बनाया किसने था? आयरन मैन खुद ने. To increase his performance and to provide better quality services for development of the nation, for safeguarding the nation against unknown forces, aliens who are trying to conquer earth. उसके सामने लड़ने के लिए, अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए उसने खुद ने ही ये सूट तैयार किया था. ठीक है, सो इट्स अ मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. सेकेंड, इट इज मोस्ट मोबाइल ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इन चारों में से सबसे मोबाइल कौन सा है? कैपिटल है. मतलब पैसे को या गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, यूं पॉसिबल है. पहला, ये गुड्स नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो इनसे हमें कुछ पूछना नहीं होता कि तुम अमेरिका जाओगे और गुड्स को पूछोगे तो पलट जवाब में कुछ आएगा. नहीं, ऐसा कोई जवाब नहीं आने वाला, क्योंकि गुड्स आर नॉन लिविंग थिंग्स एंड यू डिसाइड वेयर यू वांट टू ट्रांसफर दीज गुड्स. आज की दुनिया में चाहे पैसा हो चाहे गुड्स हो, उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो कोई मुश्किल बात नहीं है. यू कैन ट्रांसफर मनी एज वेल एज गुड्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द नेशन टू अनदर पार्ट ऑफ द नेशन, from one nation to another nation, anywhere in the world. क्योंकि तुमने सुना है दुनिया बहुत छोटी है, इसीलिए पैसे हों चाहे गुड्स हों उनको हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं. आज लेबर को पूछना पड़ता था कि तुम क्या ट्रांसफर लोगे मुंबई में, क्या तुम ऑस्ट्रेलिया जाओगे, और उसका जो आंसर था वो इन्फ्लुएंस्ड था बाय सोशल एंड इकोनॉमिक रीजंस. लेकिन यहाँ तो नॉन लिविंग थिंग्स है, तो ना ही कोई सोशल रीजन नड़ेगा ना ही कोई इकोनॉमिक रीजन नड़ेगा, बिकॉज वी कैन ट्रांसफर गुड्स एज वेल एज मनी फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. समझ में आ गया? सो इट इज द मोस्ट मोबाइल. इसकी मोबिलिटी मैक्सिमम है अमॉन्ग्स्ट ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ कैपिटल in present times has resulted into increasing scarcity of this factor. मतलब क्या? पैसे और कैपिटल गुड्स सब लोग मांग रहे हैं, मतलब डिमांड इज मैसिव, लेकिन उसका जो सप्लाई है वो काफी लिमिटेड है. इसको फील करने के लिए एक सीन आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पे. आदरणीय मंत्री जी, नमस्कार. आपने इस संस्थान को वो चीज दी जिसकी हमें सख्त जरूरत थी. धन होता सभी के पास है, सब छुपा के रखते हैं, देता कोई नहीं. सो ये भाई साहब क्या कहना चाहते हैं? धन होता सभी के पास है लेकिन देता कोई नहीं है. एज a result of that, demand is more than supply, resulting into scarcity of this factor of production. Everybody wants such machines which manufacture goods. Everybody wants
money itself, so which can buy other goods and services. So all the things that we have seen as capital, डिमांड बहुत ज्यादा है और उसका सप्लाई बहुत कम है, रिजल्टिंग इनटू इंक्रीजिंग स्केर्सिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर फैक्टर. ओके, क्योंकि आप कोई ऐसे गुड्स नहीं छोड़ दोगे जो आगे किसी और गुड्स को मैन्युफैक्चर कर सकता है. आप तुरंत उसको बोलोगे कि लाओ ऐसे गुड्स और मैं भी ये गुड्स बनाता हूं जो ये मशीन बना सकता है. ओके, सो दिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज इन एब्सोल्यूट स्केर्सिटी. स्केर्सिटी मतलब जिसकी डिमांड ज्यादा और जिसका सप्लाई कम हो, ऐसी चीज को हम क्या बोलेंगे, वो स्केर्सिटी में है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपकी स्क्रीन पे. क्या आया? रेम्यूनरेशन इज कॉल्ड इंटरेस्ट. ओके, सो आप कभी भी किसी से पैसा मांगो, ठीक है, जैसे मैं आपसे लोन मांगता हूं, तो आप मुझे लोन फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे? नहीं, आप तुरंत पूछोगे पहला कि आपको सर लोन किस पर्पस के लिए चाहिए. मैं पर्पस बता दूंगा, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है अपने बिजनेस में. फिर आप पूछेंगे सर बदले में हमें क्या मिलेगा, तो मैं बोलूंगा ना कि तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि जब भी कोई पैसा देता है तो उसके बदले में क्या मांगता है, इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इज अ रिवॉर्ड दैट शुड बी गिवन टू द ओनर ऑफ कैपिटल फॉर पार्टिंग अवे विथ हिज कैपिटल. क्योंकि पैसा अगर आपने दिया तो आप भी एक रिस्क उठा रहे हैं कि वो पैसा आप मेरे को दें और बाद में पैसा वापस मिले ना मिले. दूसरा रीजन ये भी है कि वो पैसा आपको वो समय तक इस्तेमाल करने नहीं मिल रहा है. ओके, यू आर सैक्रिफाइसिंग विथ योर लिक्विडिटी ऑल्सो. सो बिकॉज ऑफ दीज टू रीजन्स यू शुड गेट समथिंग इन रिटर्न. एंड व्हाट इज दैट रिटर्न? इंटरेस्ट. सो कैपिटल प्रोवाइडर को क्या मिलेगा बेटा? इंटरेस्ट मिलेगा. क्यों मिलेगा? दो रीजन से. पहला, कोई भी इंसान अपना पैसा किसी को दे तो वो समय के लिए वो पैसा खुद यूज नहीं कर सकता, तो वो सैक्रिफाइस कर रहा है. वो सैक्रिफाइस मुफ्त में तो नहीं करेगा, तो उसको बदले में कुछ रिटर्न मिलना चाहिए. ठीक है. और दूसरा, पैसा किसी को देने के बाद वो रिस्क भी तो उठा रहा है कि इस इंसान को जिसको मैंने पैसा दिया वो कुछ समय बाद मुझे पैसा वापस दे भी सकता है और पैसा चाव करके भाग भी सकता है. तो ये दोनों तकलीफें मैं क्यों उठाऊं? वाई शुड आई सैक्रिफाइस माई लिक्विडिटी और वाई शुड आई टेक रिस्क? बिकॉज आई एम गेटिंग समथिंग इन रिटर्न एंड दैट रिटर्न इज नथिंग बट इंटरेस्ट, ब्याज जिसको हम बोलते हैं. प्याज नहीं, ब्याज. ओके, ब्याज मीन्स इंटरेस्ट. सो ट्रांजैक्शन कुछ ऐसा होगा, मैं आपको सपोज 5 लाख रुपया दूं और मैं बोलूं इंटरेस्ट विल बी 10% पर एनम. मतलब क्या? 1 साल के लिए मैं आपको लोन दूंगा 5 लाख का, इंटरेस्ट रेट है 10%, तो 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000 होता है. तो 1 साल के बाद आप मुझे प्रिंसिपल अमाउंट 5 लाख तो देंगे ही, उसके ऊपर से आप मुझे इंटरेस्ट भी देंगे जो 50,000 रुपया होगा. सो टोटल आप मेरे को कितना रुपया वापस देंगे? 5,50,000 रुपया 1 साल के बाद. ओके, सो 50,000 इज माई इंटरेस्ट और जो 5 लाख मैंने आपको दिए थे वही आप मेरे को वापस दो. तो कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो, वो मेरा रिटर्न नहीं है, वो तो मेरा पैसा था वापस आया. तो मुझे कमाने को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट कमाने को मिलेगा 50,000 रुपया. ठीक है, अंडरस्टूड द कंसेप्ट. सो हर कैपिटल ओनर को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स तो हो गया, अब इसको लर्न कैसे करना है, लेट अस सी दैट. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल आपकी स्क्रीन पे बहुत ही पॉपुलर मीम है. ठीक है, ये भी पॉपुलर मीम है, बहुत सारी बार हमने इंस्टाग्राम में ये दो मीम्स को रिपीट होते हुए देखा है. ठीक है, सो इसका अपने शॉर्टकट से क्या कनेक्शन है, लेट अस एस्टैब्लिश दैट. कैपिटल से बने मीम्स. मैं जानता हूं कि मीम्स का स्पेलिंग ये नहीं है,
लेकिन अपनी कन्वीनियंस के लिए हम कभी भी कोई भी स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमें ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, मैं तो ये लिखूंगा MEMES नहीं, MIMS, मीम्स। सो कैपिटल से क्या बने? मीम्स। M फॉर मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, I फॉर रेम्यूनरेशन, क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। अगेन M फॉर मोस्ट मोबाइल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंड S फॉर scarcity of this factor because demand is greater than supply। ओके, 4 पॉइंट आपकी स्क्रीन पे थे, तो राइट हैंड साइड भी ये 4 पॉइंट को ही हमने शॉर्टकट में लर्न किया हुआ है। सो कैपिटल से क्या बने? मीम्स। मीम्स का स्पेलिंग MIMS, M फॉर मैन मेड, I फॉर इंटरेस्ट इज रेम्यूनरेशन, M फॉर मोस्ट मोबाइल, and S for scarcity of this factor of production because demand is greater than supply। ओके, चलिए, तो कैपिटल अपना हो गया। आगे बढ़ते हैं, एंटरप्रेन्योर। ओके सर, एंटरप्रेन्योर वर्ड हमने पहले सुना तो है। एंटरप्रेन्योर मतलब आपके लिए बिजनेसमैन हो सकता है, ट्रेडर हो सकता है, प्रोड्यूसर हो सकता है, लेकिन वो अल्टीमेटली क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड दैट इन डिटेल टुडे। एंटरप्रेन्योर इज द फैक्टर विच ब्रिंग्स टुगेदर ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब एंटरप्रेन्योर वो है जो बाकी तीनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को साथ में लेके आता है। बाकी 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से? लैंड, कैपिटल एंड लेबर। लैंड, लेबर, कैपिटल, इन तीनों को जोड़ा किसने? एंटरप्रेन्योर ने जोड़ा। और वो ये क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या मकसद है, थोड़े समय में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल आप इतना समझ लो कि लैंड, कैपिटल और लेबर तीनों ही बेकार हैं अगर एंटरप्रेन्योर उनसे काम नहीं करवाता तो। बंजर जमीन है, उसमें जान लाने वाला कौन है? एंटरप्रेन्योर है। उसको प्रोडक्टिव पर्पस पे लगाने वाला कौन है? एंटरप्रेन्योर है। कैपिटल, पैसा, असेट्स को यूज करने वाला कौन है? एंटरप्रेन्योर है। लेबर, काम किसके लिए करेगा? किसी बिजनेस के लिए। वो बिजनेस को चला कौन रहा है? एंटरप्रेन्योर चला रहा है। लेबर को क्या काम करना, ये कौन बताएगा? एंटरप्रेन्योर बताएगा। So entrepreneur is that factor of production which brings life into the other 3 factors of production। बाकी 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कुछ भी नहीं है अगर एंटरप्रेन्योर ने इनको इस्तेमाल नहीं किया तो। ठीक है, देन एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन हु सेट्स अप द एंटरप्राइज। मतलब एक एंटरप्रेन्योर है जिसके दिमाग में पूरी पिक्चर क्लियर है कि वो अपने जीवन में पहले क्या करना चाहता है, अपना कौन सा बिजनेस लॉन्च करना चाहता है, उस एंटरप्राइज में क्या क्या होना चाहिए। आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखोगे तो दिखेगा कि पहले एक कंसेप्ट वो लेके आया, इस कंसेप्ट में उसने स्ट्रेटेजी लाई, प्लान लाया, एक टीम बनाया, किसी प्रोडक्ट के बारे में सोचा, उस प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए मार्केटिंग क्या करनी पड़ेगी उसने ये सोचा। यस और नो, कहां कहां मार्केट कवरेज होगा, कैसे वो अपने असेट्स को लेके आएगा, कैसे बिजनेस को चलाएगा, कैसे लेबरर से काम करवाएगा, कैसे कैपिटल यूज करेगा, है ना। ये सारी उसके दिमाग में एक एंटरप्राइज की छवि बनी हुई है और वो अपने इमेजिनेशन पे ही निकल पड़ता है प्रॉफिट कमाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए। और उसके दिमाग में एंटरप्राइज को लेकर जब क्लैरिटी है तब जाके वो क्या लॉन्च करता है? अपना बिजनेस लॉन्च करता है। उसी बिजनेस को हम क्या बोलते हैं? एंटरप्राइज बोलते हैं। ठीक है, सो एनी बिजनेस यूनिट इज स्टार्टेड बाय एन एंटरप्रेन्योर एंड दैट बिजनेस यूनिट इज नथिंग बट एन एंटरप्राइज। ओके, एक ऐसा ही एंटरप्रेन्योर आपकी स्क्रीन पे आएगा जिसने अपनी नौकरी छोड़ी, खुद का बिजनेस सेटअप किया और इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी, इंडिया का रिचेस्ट पर्सन बना, है ना, जिसपे एक मूवी भी बना हुआ है। उसी का ये सीन है। आप लोग गौर से देखें और महसूस करें कि एक एंटरप्रेन्योर कैसा होता है, क्या होता है। आपकी स्क्रीन पे सपने मत देखो, मुझे टाई नहीं पहनना है, ये प्रमोशन भी नहीं चाहिए।
कभी सच नहीं होते। बहुत हो गई पूरी सपना हो गई। अब खुद का धंधा हो गया। मेरा बापू कहता लेकिन मैंने सपना देखा। धंधा करना चाहता हूँ कपड़े का। 20 साल से इसी जगह धंधा कर रहा हूँ। तुम्हारे जैसे 25,000 रोज आते हैं। गाँव की देहाती नहीं चलेगा। समझे? चल 1350। हाँ लिया। ठीक, आपके बगल में खड़े रह के धंधा करूंगा और आप जैसे 25,000 की छुट्टी कर दूंगा। खोल दे चारों फैक्ट्री और ना चाहते हो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी। So the complete journey from an employee, मैं टाई नहीं पहनना चाहता और ये प्रमोशन भी मुझे नहीं चाहिए। बहुत हो गई गोरे साहब की नौकरी, अब खुद का धंधा करूंगा यहां पर। और आगे उसने ये भी बोला कि मैं ठीक आपके बगल में रह के बिजनेस करूंगा और आप जैसे 25,000 लोग की छुट्टी करूंगा। फिर आपने देखा जर्नी कैसा हुआ। शक्ति एंटरप्राइज से आगे क्या बना? शक्ति कॉरपोरेशन। बिजनेस के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। स्टार्टिंग में शुरुआत होती है सोल प्रोप्राइटर से, फिर पार्टनरशिप से, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी से, फिर कंपनी से, फिर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। ये पूरा विजन गुरु भाई के दिमाग में क्लियर था। गुरु मूवी का ये सीन था और ये मूवी बना किस पे है? धीरू भाई अंबानी पे, जिनके बेटे कौन है? मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। अनिल को छोड़ दो, मुकेश पे फोकस करो, ठीक है। सो एनी एंटरप्रेन्योर हैज टू फर्स्ट सेट अप एन एंटरप्राइज। क्लियर? और ये एंटरप्राइज किसी भी लेवल का हो सकता है, चाहे वो लोकल हो, रीजनल हो, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, पर उसके दिमाग में क्लियर है कि वो अपने जीवन में क्या करना चाहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। This factor does not get fixed return but tries to generate income by running the economic activity successfully. So आपका ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो ये बिजनेसमैन कर रहा है, एंटरप्रेन्योर कर रहा है, उसमें उसको खुद को ही नहीं मालूम कि वो कितना पैसा जनरेट करेगा। पैसा मिल भी सकता है और पैसा जा भी सकता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी सक्सेसफुल हुई तो प्रॉफिट होगा, लेकिन अनसक्सेसफुल रहा तो लॉस भी हो सकता है। बिकॉज एनी बिजनेस इज स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, बट द रिजल्ट विल ऑल्सो बी प्रॉफिट, उस बात की कोई गारंटी नहीं है। सो ही इज विलिंग टू टेक दैट रिस्क एंड सो ही इज एन एंटरप्रेन्योर। ओके, सो रिटर्न का कोई भरोसा नहीं। अच्छा साल गया, अच्छे से बिजनेस चला, प्रॉफिट भी हो सकता है, और बुरे से बिजनेस हुआ तो बेटा लॉस भी हो सकता है। ठीक है, सो फ्यूचर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। लेकिन ये क्वेश्चन मार्क जितने भी आपके सामने आए, वो एंटरप्रेन्योर को रोक नहीं सकते अपने जीवन में आगे बढ़ने से, बिजनेस को चलाने से, एंटरप्राइज को लॉन्च करने से। वो तो चल पड़ेगा, एक राह पकड़ लेगा, और वो जानते हुए कि फ्यूचर अनसर्टेन है, वो आगे बढ़ेगा। इसीलिए इन लोगों की वैल्यू मैक्सिमम होती है इन द मार्केट। नॉट ऑफ लैंड, नॉट ऑफ लेबर, नॉट ऑफ कैपिटल, ये तीन तो बेकार हैं अगर एंटरप्रेन्योर उनमें जान नहीं डालेगा तो। वो बोले मैं खुद भी आगे बढ़ूंगा और ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को भी आगे लेके आऊंगा, वो भी पैसा कमाएंगे, मैं भी पैसा कमाऊंगा। सबका साथ, सबका विकास कौन देखेगा? एंटरप्रेन्योर देखेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन आएगा कि एंटरप्रेन्योर और मैनेजर क्या सेम होते हैं? द आंसर इज नो। पहली बात आपको बता दूं, ये आपको लिखना नहीं है। वी आर जस्ट गोइंग फॉर अ ब्रीफ डिस्कशन ऑन एंटरप्रेन्योर वर्सेस मैनेजर, क्योंकि टेक्स्ट बुक में 2 लाइन में आपको ये बता के रखा है। जैसे वेल्थ और कैपिटल था ना, वैसे ही एंटरप्रेन्योर और मैनेजर दोनों अलग अलग हैं, ऐसा आपकी टेक्स्ट बुक में खाली 2 लाइन में बताया है। ठीक है, लेकिन उसको डेप्थ में समझने के लिए हम ये चीज
कर रहे हैं. सो हु इज एन एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर इज द ओनर, वो बिजनेस का मालिक है, और मैनेजर क्या है? उसका सर्वेंट. तो कह सकते हैं कि मैनेजर एंटरप्रेन्योर की कठपुतली है. जैसा एंटरप्रेन्योर बोलेगा वैसा मैनेजर को करना पड़ेगा. मैनेजर इज एन एम्प्लॉई, जबकि एंटरप्रेन्योर इज द एम्प्लॉयर. नौकरी पे रखना किसको है? मैनेजर को. रखेगा कौन? एंटरप्रेन्योर. ठीक है, पहला पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट देखते हैं. एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट्स मिलते हैं, जबकि मैनेजर को क्या मिलता है बेटा? सैलरी मिलती है. मैनेजर का काम फिक्स है तो उसको फिक्स रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए. एंटरप्रेन्योर अनगिनत काम करता है और किसी भी डायरेक्शन में करता है, तो बिजनेस सक्सेसफुली चला तो उसको प्रॉफिट मिलेगा, और बिजनेस अनसक्सेसफुल हुआ तो उसको लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है. ठीक है, जो हमने अभी देखा. फिर एंटरप्रेन्योर रिस्क कैपेसिटी इज वेरी हाई. वही सारा रिस्क उठा रहा है. सभी फैक्टर प्रोडक्शन को लाना, बिजनेस को शुरू करना, बिजनेस को आगे लेके चलना, लॉस को भी बेयर करना. सो रिस्क इज हाई in case of an entrepreneur, but the risk is very less, or it is no in case of a manager, क्योंकि manager is just a paid servant working for the entrepreneur. He does not have any risk. Entrepreneur performs all the functions. हमने देखा था एक एंटरप्राइज के जितने भी फंक्शंस होते हैं, पूरा रोड मैप एंटरप्रेन्योर के दिमाग में छपा हुआ होता है. लेकिन मैनेजर को ये सबसे कोई मतलब नहीं है. क्यों? क्योंकि मैनेजर को खाली वो काम करना है जो एंटरप्रेन्योर ने उसको बोला है. सो मैनेजर इज परफॉर्मिंग सिलेक्टिव फंक्शंस बिकॉज ही इज एन एग्जीक्यूटर, जबकि एंटरप्रेन्योर है ही परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस बिकॉज ही इज एन इनोवेटर. सो ये दोनों पॉइंट आपके पिक्चर से कवर हो गए. ऑल फंक्शंस इनोवेटर एंटरप्रेन्योर, एंड सिलेक्टिव फंक्शंस एंड एग्जीक्यूटर मतलब मैनेजर. ठीक है, अंडरस्टूड. चलिए आगे बढ़ते हैं. Characteristics of an entrepreneur. Let us see that. सबसे पहला, factor is a decision maker of the activity. कौन सा factor? Entrepreneur as a factor, he is a decision maker of the activity. Which means what, where, who, when, why, how. ये सारे सवालों का जवाब कौन देगा? Entrepreneur देगा. और वो जवाब कब दे पाएगा? जब वो इन factors को लेके decision लेगा. What मतलब क्या? क्या काम करना, क्या प्रोडक्ट आएगा. वेयर मतलब कहां काम करना. फिर हु, कौन ये काम करेगा. व्हेन, कब ये काम करना. व्हाई, ये काम क्यों करना. हाउ, ये काम कैसे करना. ये सारे क्वेश्चंस के आंसर कौन देगा? एंटरप्रेन्योर देगा. मींस ही हैज टू टेक n नंबर ऑफ डिसीजंस इन वन पर्टिकुलर डे. बहुत सारे क्वेश्चंस उस पे थ्रो होते हैं. हर क्वेश्चन का जवाब एंटरप्रेन्योर के पास होना चाहिए. ठीक है, फिर आगे देखते हैं. दिस फैक्टर इज अ रिस्क टेकिंग फैक्टर. भाई रिस्क उठाना पड़ेगा, और लाइफ में जो बड़ा रिस्क उठाएगा वही आगे बढ़ेगा. इस सिचुएशन को फील करने के लिए एक सीन. हर बार बचा पाओगे वकील साहब को? मुन्ना अगली बार आपके निवास पे पहुंचे और आप नहीं हुए. रिस्क है. अगली बार मुन्ना भैया घर आए, जिंदा वापस ही नहीं लौटे तो? रिस्क तो वहां भी है करीब में. ये बहुत ही पॉपुलर सीरीज है, आप में से कई लोगों ने देखी भी होगी, मिर्जापुर. रिस्क है बराबर. अब एंटरप्रेन्योर की लाइफ में क्या रिस्क है? लेट अस अंडरस्टैंड दैट वन बाय वन. इवन आई एम एन एंटरप्रेन्योर. सबसे पहले, इतने खतरनाक माहौल में, कोरोना काल में घर से बाहर निकलना इटसेल्फ इज अ रिस्क. ये रिस्क हम हर रोज उठाते हैं. क्लास पे जाते हैं, काम करते हैं. ओके, पहला हो गया फिजिकल रिस्क, मेरी हेल्थ का रिस्क. दूसरा रिस्क फाइनेंशियल रिस्क. इतने बड़े बड़े क्लासेस बना के रखे हैं, इतनी जगह पे ब्रांचेस में हमारा पैसा इन्वेस्टेड है. इफ कोरोना इज फॉर एवर 10-15 ईयर्स चलेगा, तो सारी प्रॉपर्टी में जो हमने पैसा लगाया है उस पर एक क्वेश्चन मार्क आ गया. रिस्क है, पैसा डूब सकता है. फाइनेंशियल रिस्क है. बहुत सारे रिस्क एक एंटरप्रेन्योर उठाता है अपने जीवन काल में. कोई बिजनेस प्रपोजल आया,
उस प्रोजेक्ट को प्रॉपरली इवैल्यूएट करना, डिसीजन लेना, यस वी आर गोइंग अहेड विद दिस प्रोजेक्ट, आगे जाके वही प्रोजेक्ट में लॉस भी हो सकता है, ये भी एक रिस्क है, डिसीजन मेकिंग रिस्क है। ठीक है, फिर हमने बहुत सारे टीचर्स को काम पे रखा है, ये सारे टीचर्स कल छोड़ के चले जाए, रिस्क है, ह्यूमन रिसोर्स का रिस्क। समझ में आ रहा है? सो वी एज एन एंटरप्रेन्योर हैव लॉट ऑफ कैपेबिलिटीज ऑफ अंडरटेकिंग रिस्क, क्योंकि हमसे ये एक्सपेक्टेड है कि रिस्क अगर कोई उठाएगा तो वो एंटरप्रेन्योर ही उठा सकता है, उसी में वो जिगरा है। और इसीलिए एंटरप्रेन्योर इज कंसिडर्ड टू बी विच फैक्टर? रिस्क टेकिंग फैक्टर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ही और शी possess the quality of coordination. Entrepreneurship is a quality, मतलब आपको अलग अलग लोगों के साथ काम करना पड़ेगा और इन सब लोगों में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी होगा। अगर नहीं है कोऑर्डिनेशन तो वो कोऑर्डिनेशन लाने का काम भी आप ही का होगा। बिल गेट्स का एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। वो बंदा आपके हिसाब से टेक्नोलॉजी में बहुत आगे होना चाहिए, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी कंपनी का मालिक, बट टेक्नोलॉजी में वो उतने आगे नहीं है जितने उनके स्टाफ मेंबर्स हैं। जितनी उनकी टेक्निकल टीम एक्सपर्ट है टेक्नोलॉजी में, उतनी एक्सपर्टीज उनके पास है ही नहीं। बट बंदा दिमाग वाला है। दिमाग कैसे यूज करता है, सुनना ध्यान से। एक कंप्यूटर बनाने की प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। पता है क्या करता है? वो सारे पार्ट्स अलग कर देता है और ये काम लोगों में बांट देता है, जो हमने पहले भी किया है, डिवीजन ऑफ लेबर अलोंग विद स्पेशलाइजेशन। मतलब द प्रोजेक्ट और द कंप्यूटर इज गोइंग टू बी कंप्लीट हैविंग 26 फंक्शंस, लेट अस से A to Z। लेकिन ए फंक्शन किसी पर्सन को दिया, लेट अस से दैट पर्सन इज नंबर 1, नंबर 1 को दिया A, नंबर 2 को दिया B, नंबर 3 को दिया C। ये लोग खाली अपने फंक्शन को ही जानते हैं। ये सारे फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म करना वो इंडिविजुअल जानते हैं। पता है, इन सभी फंक्शंस का काम कंप्लीट होने के बाद जब एक कंप्यूटर रेडी होता है, वो कंप्यूटर का पिक्चर खाली कौन जानता है? एंटरप्रेन्योर जानता है। और इसीलिए आपकी स्क्रीन पे ये जो मैंने पिक्चर रखा है ना, वो ऐसे नहीं रखा। येलो कलर का जो ग्राफ है वो एक पर्सन है जो अपना काम कर रहा है, उसको एक जगह पे लेके आना सेंटर में, किसका काम है? एंटरप्रेन्योर का। ब्लू वाला एरो भी कहां पे आएगा? एक ही जगह पे आया। ब्राउन वाला एरो भी घूम घूम के कहां पे आया? एक जगह पे। ऑरेंज वाला एरो भी एक जगह पे, ग्रीन वाला एरो भी एक जगह पे, पर्पल वाला एरो भी एक जगह पे। मतलब अलग अलग डायरेक्शंस में हमें काम नहीं करना, अलग अलग जगह काम करना है, अलग अलग काम करना है, लेकिन सब काम आना एक ही ऑब्जेक्टिव से है, आना एक ही जगह पे है। लेकिन वो जगह जानता कौन है? एंटरप्रेन्योर जानता है। एम्प्लॉय को नहीं मालूम होता, मैनेजर को नहीं मालूम होता कि मुझसे ये काम करवा के क्या हासिल करना चाहते हैं। वो हासिल जो होने वाला है वो कौन जानता है? एंटरप्रेन्योर जानता है। सो ही इज द पर्सन हु परफॉर्म्स कोऑर्डिनेशन फंक्शन between all the factors of production. Land must be used in such a way कि कैपिटल हमें कम इंट्रोड्यूस करना पड़े। लेबर को मशीन पे काम करना है तो मशीन क्या है? कैपिटल। और इसको यूज कौन करने वाला है? लेबर। तो लेबर उसको कैसे यूज करेगा ये कौन बताएगा? एंटरप्रेन्योर बताएगा। क्योंकि जमीन पे आया मशीन, मशीन पे काम करेगा लेबर, लेकिन ये सब जोड़ेगा कौन? एंटरप्रेन्योर जोड़ेगा। सो उसमें वो कोऑर्डिनेशन की क्वालिटी होनी चाहिए। आज यूविल की इतनी सारी ब्रांचेस हैं, हम सब बैठ के कोऑर्डिनेशन में चलते हैं कि कब कहाँ कौन सा वीडियो लेक्चर आप देखेंगे, उसका क्या होमवर्क होगा, उसके होमवर्क सबमिशन का टाइम क्या होगा, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद टेस्ट कौन से सब्जेक्ट का, कौन से चैप्टर का होगा। प्रैक्टिकल शुड वर्क इन अकॉर्डेंस विथ थियरी। प्रैक्टिकल मतलब अकाउंट्स एंड स्टैट्स, थियरी मीन्स इकोनॉमिक्स एंड ओसीएम। तो जरूरत से ज्यादा बर्डन आप पे ना पड़े, इसके लिए हमको हर वीक बैठ के पूरा शेड्यूल कोऑर्डिनेट करना पड़ता है अलग अलग टीचर्स के साथ, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स बनाएंगे, जो जूम लेंगे, जो मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, जो मटेरियल बनाएंगे,
गॉट इट? सो कोऑर्डिनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्सल ऑफ एनी बिजनेस, और ये जो क्वालिटी है कोऑर्डिनेशन की वो किस में है? एंटरप्रेन्योर में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रेम्यूनरेशन टू दिस फैक्टर इज कॉल्ड प्रॉफिट। तो ऑफ कोर्स वी नो, इतना सारा झेलने के बाद अगर बिजनेस सक्सेसफुल हुआ तो एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। सो व्हाट डज एन एंटरप्रेन्योर गेट इन रिटर्न इज प्रॉफिट। ही डज नॉट गेट फिक्स्ड रेम्यूनरेशन, ही मे अर्न प्रॉफिट, ही मे इनकर अ लॉस। लेकिन अगर रेम्यूनरेशन मिला किसी एंटरप्रेन्योर को तो वो क्या मिलेगा? प्रॉफिट के फॉर्म में मिलेगा। पहले पैसा हम कमाएंगे, उसमें से सारे खर्चे निकालेंगे, बाकी सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट होगा, लैंड को रेंट पे होगा, लेबर को वेजिस पे होगा, कैपिटल को इंटरेस्ट पे होगा। बाद में अगर कुछ बचेगा तो वो एंटरप्रेन्योर अपने घर लेके जाएगा, और वो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स तो हो गया, अब इसको हमें लर्न कैसे करना है? लेट अस सी दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर का डिस्प्ले पिक रापचिक होता है। एंटरप्रेन्योर का डिस्प्ले पिक रापचिक, उसमें हमने अंडरलाइन क्या किया? डिस्प्ले पिक एंड रापचिक। डिस्प्ले का डी, पिक का पी, राप का आर और चिक का सी। ठीक है, सो DPRC एंटरप्रेन्योर का डिस्प्ले पिक रापचिक। डी फॉर डिसीजन मेकर, P for profit as a reward, R for risk taking capabilities, C for coordination quality। ठीक है, इतना ही आपकी टेक्स्ट बुक में है, इसीलिए हम इतना ही लर्न कर रहे हैं। ओके, 4 पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक के लेफ्ट साइड, तो वही 4 शॉर्टकट फॉर्म में आपके सामने आ गए। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। यस, एंटरप्रेन्योर का डिस्प्ले पिक क्या होता है? रापचिक होता है। आपके सामने एक एंटरप्रेन्योर है और उसका एक रापचिक पिक भी आपके सामने है। सो डी डिसीजन मेकर, पी प्रॉफिट एज अ रिवॉर्ड, आर रिस्क टेकिंग, सी कोऑर्डिनेशन क्वालिटी। ठीक है, तो बस फिर आज के लिए इतना ही। ओके बाय।